गुड मॉर्निंग। हमने अब तक विवर्तन में फ्रेनेल विवर्तन पढ़ा है। फ्रेनेल विवर्तन वो जिसके अंदर की स्रोत और विवर्तक तथा विवर्तक और पर्दे के बीच की दूरी नियत रहती है, परिमित रहती है, फाइनाइट रहती है। अब हम नेक्स्ट जो अपना विवर्तन का प्रकार है फ्रोनोफर विवर्तन वो पढ़ेंगे। इसमें जो प्रभावी दूरी है पर्दे की और उसके विवर्तक की और विवर्तक और स्रोत के बीच की, वो प्रभावी रूप से अनंत होती है। इसमें ये नाम जुड़ा है प्रभावी। प्रभावी का मतलब है कि अनंत एक्चुअल नहीं होती, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि वो अनंत जैसा व्यवहार करती है। ये कैसे होता है? हम जानते हैं कि जब कोई स्रोत से प्रकाश तरंगें आती हैं तो अनंत पे रखे स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगें समांतर होती हैं। तो यदि प्रकाश तरंगें समांतर हैं तो वो अनंत से आती हुई मान सकते हैं, यानी प्रकाश स्रोत अनंत पे रखा हुआ मान सकते हैं। इसी तरह जब अनंत समांतर तरंगें जहाँ पे मिलती हैं वो दूरी होती है अनंत। तो यदि वो पर्दे में मिल रही है तो पर्दा भी प्रभावी रूप से अनंत दूरी पे हो जाएगा। ये समांतर तरंगों को एक जगह इकट्ठा करना या तरंगों को समांतर करना, ये कार्य किया जाता है उत्तल लेंस की सहायता से। हम डायग्राम में देखते हैं किस तरह उत्तल लेंस को यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो, समांतर तरंगें जो कि ए बी से विवर्तित होकर आ रही हैं वो उत्तल लेंस के अंदर से गुजरी और उत्तल लेंस के फोकस पर जाके बिंदु बी पी पे पर्दे पे एक जगह कन्वर्ज हो गई है। तो इसलिए ये पर्दे की दूरी विवर्तक से हम प्रभावी रूप से अनंत मान सकते हैं। ये विवर्तन होता है फ्रोनोफर विवर्तन। तो फ्रोनोफर विवर्तन का पहला केस है फ्रोनोफर विवर्तन, फ्रोनोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। एकल रेखाछिद्र पर फ्रोनोफर विवर्तन। एकल रेखाछिद्र तो डायग्राम में दिखाया हुआ है ए बी, ये वाला ए बी ये रेखाछिद्र है। ये WF एक तरंगाग्र है। फिर समांतर तरंगें हैं जो कि इस विवर्तक पे आ रही हैं। इस रेखाछिद्र की चौड़ाई है स्मॉल ई और तरंगें विवर्तित होके अलग अलग दिशा में जा रही हैं। हम यहाँ पे जो AB रेखाछिद्र और पर्दा XY दे रहे हैं वो दोनों ही कागज तल के लंबवत दिशा में, हम इसको ऊपर ही देख रहे हैं। AB रेखाछिद्र भी हम ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए हमें वो 2D में दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही पर्दा भी एक लाइन दिखाई दे रहा है जबकि वो एक सरफेस है। ओके, अब हम बात करें किसी थीटा कोण पे विवर्तित किरण की। ये किरणें थीटा कोण पे विवर्तित हुई हैं। तो आपतित किरण थी, उसकी दिशा से वो थीटा कोण बनाते हुए मुड़ गई हैं, जिससे विवर्तन के पश्चात W-F- एक तरंगाग्र मिलता है। और वह तरंगें उत्तल लेंस से होती हुई पर्दे पर बिंदु P पे कन्वर्ज होके मिल जाती हैं और बिंदु P पे प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है, बिंदु P पे प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी वो हम ज्ञात करते हैं। जो बिंदु A है उस पे तरंगाग्र आया, उस तरंगाग्र में बहुत सारे बिंदु हैं और प्रत्येक बिंदु हम जानते हैं हाइगेन सिद्धांत के अनुसार एक द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करता है। ठीक है, उन सभी स्रोत से मिलने वाली जो तरंगे हैं उनका आयाम स्मॉल a मान लिया। ठीक है, स्मॉल a ये है द्वितीय तरंग से मिलने वाले तरंग का आयाम। अब थीटा कोण पर जो किरणें मुड़ रही हैं उन किरणों की बात करें तो जो किरण बिंदु A से आई है, यहाँ से एक सेकेंड, बिंदु A से जो किरण जा रही है ये वाली और बिंदु B से जो किरण जा रही है ये वाली, इन दोनों किरणों में एक पथांतर है। वो पथांतर कितना है वो हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए बिंदु A से B से विवर्तित तरंग पे एक लंब डालते हैं AK। ठीक है, जो कि जिससे कि त्रिभुज बन गया ABK। अब AK से आगे वो समान पथ तय कर रही हैं सभी तरंगें। AK से पहले A से गुजरने वाली जो तरंग है उसने 0 पथ तय किया है और B से गुजरने वाली ने BK पथ तय किया है, तो BK जो है वो पथांतर हो जाएगा। BK इस त्रिभुज ABK के अंदर लंब है,
इसलिए हम लंब को इस ए बी जो नॉन है में छिद्र की चौड़ाई उसी सहायता से ज्ञात करेंगे। लंब और कर्ण ए बी में संबंध साइन थीटा का है, इसलिए बी के इक्वल टू ई, यानी जो चौड़ाई ए बी है इंटू साइन थीटा, ये मिल जाएगा। बी का इक्वल टू ई साइन थीटा। ये ए और बी से जो विवर्तित तरंगे हैं उनके मध्य पथांतर है। पथांतर से कलांतर निकाल सकते हैं 2π/λ से मल्टीप्लाई करके, तो कलांतर हो जाएगा 2π/λ इंटू ई साइन थीटा। इसको हमने डेल्टा मान लिया। अब यदि ए और बी के बीच में बिंदुओं की संख्या स्मॉल p है, तो लगातार दो जो बिंदु हैं जिनसे तरंगें निकल रही हैं उन तरंगों के मध्य कलांतर हो जाएगा Δ/p। ओके, यदि 10 है तो Δ/10, 20 है Δ/20, 1000 है Δ/1000। अब इनसे जो तरंगों से मिलने वाला जो परिणामी आयाम है उसको ज्ञात करने के लिए एक बहुभुज विधि, जो एक ग्राफ विधि है, आलेखन विधि है, उससे हम परिणामी आयाम ज्ञात कर सकते हैं। देखें बहुभुज विधि में क्या करना है। बहुभुज विधि सदिश योग की विधि है। इसमें हम प्रत्येक तरंग को एक सदिश मानेंगे और उसकी कला के अनुसार उसकी दिशा मानेंगे। तो चूँकि हमने देखा कि क्रमागत दो तरंगों में कलांतर है Δ/p, तो हम पहला जो तरंग है उसको मान लेते हैं x दिशा में क्षैतिज, और उसके बाद में उससे अगली को Δ/p कोण बनाते हुए इस तरह, उससे अगली को Δ/p, इससे Δ/p, इस तरह p तरंगों को हम उस पर बना देते हैं, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है ये वाला। ये Δ/p कोण बनाती हुई अलग अलग तरंगों के आयाम सबका सेम है a, और कला अलग अलग, तो इस तरह वो चाप ए बी बनाता है। ओके, और यदि ए पर और बी पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो उनके मध्य कोण होगा डेल्टा, जो कि पहली यानी ए से और बी से गुजरने वाली तरंगों के मध्य कलांतर होगा। ओके, अब हम देखें कि ए और बी पे जो स्पर्श रेखा थी उन पर लंब खींचें तो बिंदु सी भी मिलता है, जो कि उस चाप ए बी का केंद्र होगा। उस चाप ए बी के केंद्र सी से हम ए बी पर अगर लंब डालें तो जी में मिलता है सी जी, ये वाला। तो सी जी लंब ए बी को दो भागों में बांटता है, ए जी और बी जी। ओके, चूँकि स्पर्श रेखा ए पर और बी पर जो बनी हुई है उनके मध्य कोण डेल्टा है, इसलिए ए और बी पर लंबों के मध्य भी कोण डेल्टा ही होगा। इसलिए त्रिभुज सी ए जी के अंदर कोण सी Δ/2 हो जाएगा, क्योंकि ये ए बी को दो भागों में बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए ये कोण भी दो बराबर भागों में Δ/2 में बढ़ जाता है। ओके, इस तरह ये कोण हो गया Δ/2। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको चाप इसलिए मान लिया है कि P का मान बहुत ज़्यादा होता है और आयाम A बहुत कम है, इसलिए कंटिन्यूस एक चाप माना जा सकता है। ओके, अब हम ज्ञात करें त्रिज्या, यानी सी बी या सी ए। इसके लिए हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप पी ए, चाप ए बी जो कि पी सदिशों से बना हुआ है और प्रत्येक की लंबाई स्मॉल ए है, इसलिए ए बी चाप की लंबाई हो जाएगी पी ए अपॉन त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल आर। ये त्रिज्या सी ए या सी बी ये मान ली हमने स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इक्वल टू पी ए बाई डेल्टा लिख सकते हैं कोण का मान, त्रिज्या का मान। ठीक है, अब केंद्र सी से रेखा ए बी पर एक लंब सी जी जो पीछे डाला था हमने वो डाल दें, तो दो भागों में बटा, और ए जी या ए बी जी का मान हम ए सी से निकाल सकते हैं। ए सी जो त्रिज्या थी या बी सी जो त्रिज्या थी, और ए जी और बी जी ये है ए बी का आधा भाग। तो ये त्रिभुज बन गया ए सी जी, इसमें ए सी कर्ण है और जो ए जी है वो लंब है। तो लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा में है, इसलिए लंब बराबर कर्ण गुणा साइन थीटा। थीटा की जगह यहाँ Δ/2 है, तो ए बी आ गया या ए जी आ गया ए सी साइन Δ/2। क्योंकि लंबाई ए बी बराबर 2 ए जी, इसलिए वो आ गया 2 ए जी साइन ए सी साइन Δ/2। ए सी जो कि त्रिज्या है यानी आर।
तो 2r साइन डेल्टा बाई 2 इक्वेशन नंबर 3 में जो दे रखा है वो। अब r का मान हमने पीछे निकाला है पी ए बाय डेल्टा इक्वेशन 2 में, वहाँ से रख दें। तो ए बी इक्वल टू 2 पी ए बाई डेल्टा साइन डेल्टा बाई 2 या पी ए साइन डेल्टा बाई 2 बाय डेल्टा बाई 2, दोनों ऊपर नीचे से डेल्टा बाई 2 है, उनको हम अल्फ़ा मान लें, तो पी ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। ये आ गया परिणामी आयाम बिंदु P पर। अब यदि तीव्रता ज्ञात करें तो तीव्रता हो जाएगी आयाम का वर्ग यानी पी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा साइन डेल्टा बाई 2 का स्क्वायर, या फिर ए जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, या आई जीरो साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर। यहाँ आई जीरो अधिकतम तीव्रता का मान है। यह अधिकतम तीव्रता हमने ज्ञात कर ली बिंदु यह तीव्रता ज्ञात कर ली हमने बिंदु P पे, जो कि डिपेंड कर रही है कोण अल्फ़ा पे, ठीक है। अल्फ़ा जो कि डेल्टा बाई 2 के बराबर है, और डेल्टा जो कि A और B के बीच में जो कलांतर है उनके बराबर है, ठीक है। अब हम इस अल्फ़ा पे डिपेंडेंस के कारण उस केंद्रीय उच्चिष्ट, मुख्य निम्निष्ठ और द्वितीयक उच्चिष्ट ये अगले वीडियो में ज्ञात करेंगे। थैंक यू।